हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। देखो, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो, कैपिटल अकाउंट हमारा रिकॉर्ड करता है रिसीप्ट और पेमेंट को। ठीक है, वो एक अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसके अंदर हम वैसे रिसीप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में क्या हो, चेंज हो। अब यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी मतलब किसी एक कंट्री का बात हो रहा है इन रिलेशन टू अदर कंट्री। जैसे आप देखो कि अगर हम लोगों ने उधार लिया, अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान है, उसे कर्ज लोन वो लेते रहता है बार बार। तो जब भी वो लोन लेगा उसका क्या होगा, बोरोइंग्स बढ़ेंगे, उससे उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अमेरिका के लिए अमेरिका के प्रति उसकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें, और इंडिया के में अगर आपने देखा कि एफडीआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन सभी ट्रांजेक्शन जिनसे हमारे एसेट लायबिलिटी में चेंज आया, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। So capital account liabilities or assets of a country in relation to rest of the world are either raised or reduced. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। ठीक है, फ्यूचर क्लेम है मतलब फ्यूचर में अगर आपने लोन लिया तो आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। शुड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर नाम तो कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें तो कैपिटल एसेट्स वगैरह तो इंक्लूड किए जाने चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी रिकॉर्ड हम कब करते हैं, करंट अकाउंट में। जितने भी विजिबल आइटम्स हैं, जो भी फिजिकल फॉर्म में है, चाहे वो हमारे करंट एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, कोई भी हो, वो जाएगा हमेशा करंट अकाउंट में ही। क्लियर। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड, वेदर इट इज़ कंज्यूमर गुड्स और वेदर इट इज़ कैपिटल गुड्स, ये सब के सब हमेशा रिकॉर्ड किस में होते हैं, करंट अकाउंट में। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बात में। दस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज़ नथिंग टू डू विथ कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। इसमें बस सिंपल सी पॉइंट है, हम तभी इंक्लूड करेंगे जब वो तो बोरोइंग्स हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो कैपिटल अकाउंट में जो इंक्लूड किए जाने वाले प्राइमरली दो जो मेन पॉइंट्स है, वो है हमारे बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग को फर्दर स्प्लिट किया जाता है दो पार्ट्स में, जिसका नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नाम में क्या लिखा हुआ, एक्सटर्नल बोरोइंग, हम किसी से बोरो कर रहे हैं पैसा, वो भी जब हम बोरोइंग करेंगे, पैसा उधार लेंगे, तब तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जो हम इंटरनेशनल मनी मार्केट में हम बोरो करेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी दूसरे कंट्री से, तो वॉट एवर मार्केट इंटरेस्ट रेट दैट विल बी प्रिवेलिंग इन द मार्केट, दैट रेट विल बी गिवन टू अस व्हेन वी आर टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशंस और कंट्री। वेयर एज, अब नाम में सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को ध्यान से समझना। असिस्टेंस का मीनिंग होता है सपोर्ट। तो जब आप सपोर्ट करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तब आप उसे मार्केट रेट पर नहीं करते हैं, तो रिलेटिवली वो क्या होता है, कंसेशनल रेट पे मिलता है, मतलब उस रेट में थोड़ी सी डिस्काउंट होती है। नहीं तो फिर एक असिस्टेंस नाम किस बात का रहेगा। जैसे सपोज नेपाल में अगर भूकंप आया, या किसी दुनिया के किसी देश में बहुत बड़ी तबाही हो गई, जैसे तुर्की में हुई थी, तो फिर वहाँ पर लोग मदद करने जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आप मार्केट रेट पर नहीं करोगे ना। देखो, बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड raises our liability to rest of the world and it is recorded as credit item in the capital account of BOP। तो बोरोइंग्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है, फ्यूचर क्लेम बढ़ता है, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। द रीज़न इज दिस, ऑल रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स इन द BOP अकाउंट। तो हमें जिनसे भी पैसा आया, देखो जब आप उधार लेते हो तो पैसा आता है, जब आप एसेट खरीदते हो तो आपके पैसे तो जाते हैं, क्योंकि खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए आपको। क्लियर। Thus, borrowings of rest of the world or lending to the rest of the world would be recorded। अब क्या हो रहा है, अगर हमसे किसी ने लोन लिया, जैसे आप ऐसे समझो, दो सिनेरियो समझो। एक सिनेरियो में पाकिस्तान ने अमेरिका से लोन लिया, तो पाकिस्तान के लिए क्या है, वो बोरोइंग्स है, वो तो अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अमेरिका अगर रिकॉर्ड करेगा अपने BOP में, वो तो पैसे लेगा ना, वो तो उसके लिए एसेट हो गया ना, डेटर हो गया ना, उससे पैसे लेने हमें, तो वो रिकॉर्ड कहाँ होते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, तो जब हम बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहा, मैंने बोरोइंग लिया तब तो क्रेडिट में, जब हम बोरोइंग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट आइटम में रिकॉर्ड किया जाएगा। और यहाँ पे एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो। ठीक है, तो अब देखो, जब हम उधार लेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो क्रेडिट साइड में चला गया। जब हम उधार देंगे
तब तो हमें डॉलर में देना पड़ेगा ना। अब जैसे मान के चलो कि अगर पाकिस्तान उधार लेता है इंडिया से, तो इंडिया की रुपीज़ तो पाकिस्तान में नहीं चलेगी, क्योंकि रुपीज़ इज़ नॉट ए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी। वो तो उसके लिए वो इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड पेमेंट है उसी में पेमेंट लिया जाएगा, तो हम डॉलर में हमें उधार देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ से डॉलर चला गया ना, हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो चला गया, तो आप ऐसे भी ये भी समझ सकते हो, उसे हम डेबिट के साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो नाउ सेकेंड टॉपिक इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है जब हम किसी देश में, जैसे मान के चलिए कि हमारे रिलायंस कंपनी में गूगल ने, फेसबुक ने 10% 20% इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने हम बिजनेस में नहीं लगाया, उन्होंने हमारे रिलायंस के शेयर में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम किसी देश में, किसी दूसरे देश की कंपनी में, उस देश की इकोनॉमी में जब हम शेयर्स मार्केट के रूप में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। और जब हम किसी देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एप्पल ने प्लांट लगाया इंडिया में, यहाँ पे उसने ज़मीन खरीदा, वहाँ पे प्लांट मशीन एक्वायर किए, परचेज़ किया, लोगों को जॉब दिया, ETC। सो ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम उस देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे किसी तरीके का ऑनरशिप लेते हैं, ये हमारा FDI कहलाता है। और हमारा अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा NRI डिपॉजिट, NRI डिपॉजिट भी इंक्लूड होता है। NRI कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो जनरली बेसिकली क्या होते हैं, हमारे देश से बाहर रह के जॉब करें, जैसे है तो इंडियन ही, बट वो इंडिया में ओकेजनली आते हैं, ठीक है। सो उनको कहते हैं NRI। अब वो लोग चूँकि इंडियन रेसिडेंट हैं लेकिन बाहर में रह के काम कर रहे हैं, तो उनका पैसा टाइम टू टाइम वो पैसा इंडिया में भेजते रहते हैं। सो दिस अमाउंट इज नोन एज NRI डिपॉजिट। So NRI deposit is also a significant constituent of capital account. However, here a note of caution is essential. Only such NRI deposit are to be considered which are made in the domestic economy. जो NRI भी हैं और वो हमारे इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। Thus, non-resident Indians should make deposit in India. अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी में वो पैसा लगाना, ठीक है, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अगर मान के चलो कि मेरी फैमिली है, जैसे मान के चलिए मैं अगर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मुझे पैसा मिला, मैंने यहाँ पे लैंड एक्वायर कर ली, अब ये पैसा हो जाएगा हमारे करंट अकाउंट में। लेकिन मेरी फैमिली थी, मैंने उससे पैसा ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे ये करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? Money sent by the NRIs to their family in India is to be treated as current transfer and are to be recorded in the current account of BOP. तो ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफ़र किस तरीके का है, इकोनॉमी में हो रहा है, इकोनॉमी में एसेट्स वगैरह एक्वायर करने के लिए पैसा आना चाहिए, तभी वो करंट अकाउंट में आएगा। अगर ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, हम बस जस्ट पैसा भेज रहे हैं, हमें बदले में से कुछ हमारा एसेट में या किसी तरीके की लायबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओनली डिपॉजिट्स हेल्ड बाई द NRI इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आर टू बी कंसिडर्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमारा जो बैंक में पैसा है, जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, वही पैसा इंक्लूड किया जाएगा। फैमिली को, भाई को, वाइफ को पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया, दिस थिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन मैं समझा दूँ। जैसे मेरा बैंक अकाउंट PNB में है, मैं अमेरिका से अपने PNB में पैसा भेजा, तो वो डिपॉजिट कहलाएगा, वो ही पैसा इंक्लूड होगा। लेकिन मैंने अपने भाई को भेजा, फैमिली को भेजा, वो पैसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ बैंकिंग कैपिटल। देखो बैंकिंग कैपिटल में क्या आता है, बैंकिंग कैपिटल में हम उन आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जिसे जो भी बैंकों, जो हमारे बैंक्स हैं, उन्होंने जो फॉरेन एसेट्स हेल्ड किया है। अब इस बात को ऐसे समझो, हमारे बैंक्स भी ऑपरेट करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो कई बार होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, वो पैसा लोन लेते हैं, जब लोन लेंगे तो वो सिक्योरिटी और एसेट्स हमारे यहाँ डिपॉजिट करेंगे, तो वो वैसे एसेट जिसको हम चेंज करें तो हमें फॉरेन एक्सचेंज हमें ईजिली मिल जाए, तो वो कहलाता है हमारे फॉरेन एसेट्स, जिनको हमारे कमर्शियल बैंक जब भी सेल करें, उन्हें क्या हो, इमीडिएटली उनके पास फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो हो जाए। तो वैसे जितने भी एसेट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो कि किसी ने गोल्ड दिया है गिरवी, तो हम गोल्ड को कन्वर्ट करके जब चाहे डॉलर खरीद सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी सब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बैंकिंग कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है।
देन वी हैव शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट. शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. पहले इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. अब देखो होता क्या है कि क्योंकि हम जब हम बिज़नेस करेंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस होगा. अब मान के चलो कि हमारे कुछ ट्रेडर्स हैं, हमारे कुछ बिजनेसमैन हैं, हमारे कुछ इंपोर्टर्स हैं, वो सामान बाहर से खरीदें, उन्होंने क्रेडिट ले लिया कि भाई 3 महीने के लिए मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा आपको. क्लियर. या उसी तरीके से मान के चलो कि हम जब खरीद रहे हैं, हम जब सेल करेंगे तो हमसे क्या किया उन्होंने, पैसे उधार पे ले लिए. ठीक है कि हम पैसा इसको बाद में हम रिटर्न कर देंगे. तो उधार पे ले लेना जिससे क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज इमिडिएटली मिल जाए, क्योंकि क्रेडिट है ना. क्रेडिट मतलब आपने क्या किया है, उधार पे चीज़ों को खरीदा है. तो जब उधार पे हम खरीदेंगे सामान तो हमें क्या होगा, आप उधार लेते हो तो बैंक आपको क्या करता है, पैसे देता है. वो पैसा आ गया तो आपके पास इन्फ्लो हो गया, इन्फ्लो होगा तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा. जब उसका रीपेमेंट करोगे तो भाई डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्लियर. इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट परचेज. तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं सामान उधार पे जिसका पेमेंट हमको तुरंत नहीं लौटाना होता है, हम बाद में उसे लौटाते हैं, तो ये सब चीज़ें परचेज हो या सेल हो. ठीक है. जैसे आप डेटर्स होते हैं ना, उस सामान उधार पे खरीद लिया, या क्रेडिटर्स आप खुद सामान उधार पे खरीदते हो, पेमेंट आपको बाद में करना होता है. ठीक है. आपने क्रेडिट ले लिया, बिजनेस कर लिया, बाद में पैसा लौटा दिए. तो जब हम खरीदेंगे, जब हम उधार लेंगे, उधार हमने पैसे ले लिए बिजनेस करने के लिए, तो फिर वो पैसा जो हमें फॉरेन एक्सचेंज के रूप में मिला वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में. और जब उधार के पैसे को जब हम रिपे करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा. रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट. चूँकि ट्रेड क्रेडिट है, डेब्ट है, उधार है, तो जब हम इसको रिपे करेंगे, डेट के पैसे को लौटाएंगे, क्योंकि डेब्ट था, हमने कर्ज लिया था पैसा, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा. क्लियर. अकॉर्डिंगली इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विथ अ नेगेटिव साइन. कौन सा, रीपेमेंट. और इनवर्ड जो होगा, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आ रहा है तो इसे हम पॉजिटिव साइन, या पॉजिटिव साइन तो लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो एज्यूम्ड होता है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होती है. तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है कैपिटल अकाउंट का, जो आपको ओवरऑल एक समरी दे देगा. सो आई होप मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ. ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ये चार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. मैं तो कहूँगा आप इसे एक रफ स्केच बना के रख लेना अपने पास और इसी से प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आती रहें.